बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने अभी जो एसएलओ कवर करना है वो है एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट मेक द स्टमक ऑर्गन। जब आप एक से ज्यादा टिश्यू की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑर्गन स्टडी करने लगे हो, और हम जो ऑर्गन स्टडी करने लगे हैं ये है स्टमक। और एसएलओ हमें कह रहा है कि हम इसके टिश्यूज के बारे में जानें। ठीक है, एनिमेशन भी हम साथ साथ देखते हैं। स्टमक जो है, अगर आपको याद हो, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था? ये आपकी बॉडी में मौजूद बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स में से एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या था? जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिले और मिलके रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें, मिलता जुलता काम करें, तो आप उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके फूड की डाइजेशन करवाते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि स्टमक है। अब जनरली आप कहते हो कि स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से फूड की ब्रेकडाउन करता है, लेकिन अब आपने एक बात यहां पे नोटिस करनी है कि जब आप सिर्फ स्टमक की बात करने लगे हो ना, तो आपके फूड में मौजूद जो प्रोटीन होगी ना, ये स्टमक डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, हमारे फूड में प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड भी है, लिपिड्स भी हैं। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, और भी होते हैं। ये 4 मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इनमें से ना सिर्फ प्रोटीन है जिसकी डाइजेशन स्टमक करेगा। स्टमक ने बाकी फूड की डाइजेशन यहां नहीं करनी। तो यह आपने पिन पॉइंट कर लेना है कि जब आप स्टमक के अंदर डाइजेशन पढ़ रहे हो तो आप असल में प्रोटीन की डाइजेशन पढ़ रहे हो। यह सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन क्यों करता है और कैसे करता है, यह आप अभी पढ़ोगे। ओवरऑल अगर आप स्टमक को देखोगे तो आपको स्टमक में 4 लेयर्स मिलती हैं। ये जो 4 लेयर हैं, इन्हें अगर हम अंदर की तरफ से पढ़ें तो सबसे अंदर वाली जो इनर लेयर है, इसे हम साइंटिफिकली म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर है जब आप अंदर से पढ़ते हो। इससे बाहर सब म्यूकोजा होती है। ये देखो पर्पल कलर में, सब म्यूकोजा से नीचे मस्कुलर लेयर होती है, ये रही। और सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। चूंकि सबसे बाहर की तरफ है तो इसका काम स्टमक को बाहर से प्रोटेक्ट करना है, और अंदर से जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा, ये प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे अंदर म्यूकोजा, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर। तो टोटल 4 लेयर्स होगी। अगर आप यहां पे भी देखो, ये देखो, यहां पे ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। यहां आपने अब इसको हाईलाइट करना है, इसको अंडरस्टैंड करो इसकी पोजीशन कैसे है। ये देखो, ये सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा जो आपको इतना नजर आ रही है, इट इज म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे ये जो आपके पास लेयर है, ये सब म्यूकोजा है, सेकंड लेयर। और सब म्यूकोजा से नीचे मसल लेयर है जो कि थर्ड लेयर है। और इसके बाहर अगर आप यहां पे गौर करो, एक और लेयर है जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है। ये तो आपके पास लेयर्स की अरेंजमेंट है, लेकिन इन लेयर्स के अंदर हमने असल में क्या पढ़ना है? टिश्यूज। एसएलओ हमें कह रहा है हम टिश्यूज को पढ़ें। तो ह्यूमन स्टमक जो है, इसकी जो 4 लेयर्स होती हैं, जब आप इसके अंदर टिश्यूज को पढ़ते हो तो आपको इसमें 4 टिश्यूज मिलते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 नर्वस टिश्यू। ये 2 अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। लेयर्स 4 हैं, टिश्यूज भी 4 हैं, यानी कि वो जो 4 टिश्यूज है ना, वो अरेंज होके 4 लेयर्स बनाते हैं। तो लेयर्स अलग चीज है, उन लेयर्स में मौजूद टिश्यू अलग चीज है। लेयर्स कौन कौन सी हैं? म्यूकोजा,
सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और आउटर लेयर। और आप जरा इधर देखो, टिश्यूज कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू। अब आपने पता है क्या करना है, आपने रिलेट करना है। क्या आप देख के बता सकते हो कि एपिथेलियल टिश्यू किस लेयर में है? म्यूकोजा के अंदर। ऐसे ही है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा, यहां से अगर देखो उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू पड़े हुए हैं। फिर नीचे जो सब म्यूकोजा है, जब आप सब म्यूकोजा को देख रहे हो तो यहां दो तरह के टिश्यू नजर आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी है और नर्वस टिश्यू भी है। ऐसे ही है। थर्ड लेयर देखो, मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के अंदर ऑब्वियस सी बात है, मसल टिश्यू पड़े हुए हैं। चार टिश्यू पढ़ लिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। लेकिन वो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, ये फिर किस चीज की बनी है? ये भी आपके पास बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी है। अब यहां से आपने एक चीज हाईलाइट करनी है, वो ये कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे बाहर वाली लेयर में भी होते हैं और सेकंड वाली लेयर सब म्यूकोजा में भी होते हैं। ठीक है, ये जो लेयर है ना सब म्यूकोजा, कनेक्टिव टिश्यू यहां पे भी है और कनेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर वाली लेयर में भी है। तो चार लेयर्स हैं और चार ही टिश्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल पढ़ने से पहले जरा आओ सिमुलेशन को देखें और ह्यूमन स्टमक को ऑब्जर्व करें। ये रियल लाइफ सिनेरियो में हमें नजर किस तरह का आता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपके पास वीडियो स्टॉप हो, आपने फौरन हैंड रेस करके मुझे पिन पॉइंट कर देना है कि बाज़ औक़ात नेट कनेक्शन की वजह से वीडियो स्लो भी हो जाती है। फरहान स्कूल बॉयज अलर्ट होके बैठो, आपकी क्लास में टीचर नहीं है। अब ह्यूमन स्टमक में अंदर है सब म्यूकोजा, सबसे अंदर है म्यूकोजा, फिर है सब म्यूकोजा, थर्ड पे मसल लेयर है और फोर्थ पे इशू आ रहा है आउटर लेयर है। इसको दोबारा ट्राई करें, थोड़ा सा बच्चों वेट करो। स्लाइड्स पे आ जाए, इसको अभी ओपन रहने दे, स्लाइड्स पे आ जाए। चले जी, मैं सिर्फ आपको इन मसल्स और इन लेयर्स की अरेंजमेंट दिखाना चाह रहा हूं, फिर हम वन बाय वन इनको डिटेल से अलग से भी पढ़ेंगे। ये देखो, ये पूरी ह्यूमन बॉडी की आपके पास 3D डायग्राम है। यहां पे जो चीज आपको हाईलाइट हो रही है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। हम फोकस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, और इसमें भी हमने आज जो पढ़ना है वो है स्टमक। ये देखो, जब आप स्टमक को कट करते हो तो आपके पास इसकी चार लेयर्स हैं। एक जो लेयर है वो आपके पास सबसे अंदर की तरफ है, ये रही सबसे अंदर, ये है म्यूकोजा। फिर बाहर की तरफ आपके पास ये लेयर है म्यूकोजा से, ये है सब म्यूकोजा। इससे बाहर हमारे पास मस्कुलर लेयर है, थर्ड लेयर, और सबसे बाहर आपके पास आउटर लेयर आती है। अब हमने यहां पे पढ़ना है इनर लेयर को। अब मैं आपको जरा डिटेल से दिखाने जा रहा हूं, आपको इतनी डिटेल पेपर में नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड जरूर करोगे। ये देखो, ये सबसे इनर लेयर है हमारे पास म्यूकोजा। ठीक है, इस म्यूकोजा लेयर का काम क्या है, पहले हम स्लाइड से इसका काम पढ़ते हैं, फिर आते हैं इसके यहां पे सिमुलेशन पे। सबसे अंदर जो म्यूकोजा लेयर है ना, ये किस टिश्यू की बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये वहां पे कुछ सिक्रीशन करते हैं, जिसे बच्चों आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस। आपके स्टमक के अंदर कुछ सिक्रीशंस रिलीज होती हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये
एपिथेलियल टिश्यू रिलीज करते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा बना रहे हैं। अब आपने देखना है कि ये जो सिक्रीशंस है गैस्ट्रिक जूस, ये किस चीज का बना है? तो याद रखना गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों का बना होता है। एक इसके अंदर लिक्विड पोर्शन होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस और म्यूकोजा में फर्क करना है। म्यूकोजा लेयर का नाम है, सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा है। वहां जो लिक्विड रिलीज हो रहा है इट इज म्यूकस। म्यूकस का काम होता है स्टमक को अंदर से बचाना, ठीक है। आई रिपीट, म्यूकस का काम है स्टमक को अंदर से बचाना। अंदर से किस चीज से बचाना है? इसी गैस्ट्रिक जूस का जो सेकंड कंपोनेंट है ये है HCl। HCl का तो हमें पता है ना, एसिड होता है, तेजाब है, चीजों को जला देता है। तो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है इसके अंदर बच्चों HCl है, जो स्टमक के अंदर तेजाबियत करवाता है। अब ये HCl इतना हाईली एसिड है, ध्यान से सुनना है, आपके स्टमक में जो HCl रिलीज हो रहा है ये इतना एसिडिक होता है कि अगर ये HCl आपके मुंह में रिलीज हो तो आपकी जुबान जल जाए, ठीक है। ये इतना एसिडिक होता है। अब ये इतना एसिडिक HCl जब आपके स्टमक में रिलीज होगा तो आपके स्टमक को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहां फिर HCl से बचने के लिए हमारे पास म्यूकस की सिक्रीशन होती है। ये म्यूकस क्या करती है? स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करती है, किससे? HCl से, ठीक है। HCl क्या कर रहा है? स्टमक को एसिडिक बना रहा है। थर्ड कंपोनेंट आपके पास गैस्ट्रिक जूस का है पेप्सिन एंजाइम। ये वो पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि हमारे स्टमक में जो फूड आ रहा है उसमें सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है और चीजों की डाइजेशन नहीं होती। और प्रोटीन की डाइजेशन कौन कर रहा है? ये पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम इसके साथ HCl और म्यूकस, इन तीनों को मिला के आप नाम दे रहे हो गैस्ट्रिक जूस का। तो मैं रिपीट करने लगा हूं क्विकली। हमारे पास सबसे इनर लेयर है म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर बनी है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कुछ सिक्रीशंस करते हैं जिन्हें आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों का बना हुआ है, म्यूकस का, HCl का और पेप्सिन का। म्यूकस क्या कर रही है? स्टमक को HCl से बचाती है। HCl क्या करता है? स्टमक को एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। HCl स्टमक को एसिडिक एनवायरनमेंट इसलिए देता है क्योंकि ये जो थर्ड कंपोनेंट है पेप्सिन, इसे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। पेप्सिन तब एक्टिव होती है जब उसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है। और एसिडिक एनवायरनमेंट कौन देता है? HCl। HCl यानी कि पेप्सिन को एक्टिव करता है। और पेप्सिन जब एक्टिव होती है तो वो क्या करती है? प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करती है। क्लियर? इस तरह से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक। पेप्सिन ने जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन करनी है तो वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से स्मॉल प्रोटीन कंपोनेंट्स बनाती है। अब आपने एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन पढ़ लिया। अब जरा सिमुलेशन में इसको देखते हैं। सिमुलेशन में आप पेप्सिन के फंक्शन को भी देखोगे और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो जूस रिलीज हो रहा है, अब आपने इसको जरा विजुलाइज करना है। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। ये देखो, ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं जो यहां पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये HCl के हैं, और जो रेड डॉट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आप यहां पे पढ़ सको, ये इनएक्टिव पेप्सिन के हैं। बच्चों ये लिख लो, जब पेप्सिन इनएक्टिव होती है तो आप इसे पेप्सिनोजिन कहते हो, ठीक है। इनएक्टिव पेप्सिन को हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। HCl जो है वो इसको एक्टिवेट करवाता है। अब जरा देखना क्या होगा, यहां आपने नोट करना है। ये एक बड़ी प्रोटीन है, देखो HCl आया, उसने पेप्सिन को एक्टिव किया और पेप्सिन ने आके प्रोटीन की ब्रेकडाउन की। ये देखो, इसको हम दोबारा भी देखेंगे। ये देख रहे हो पेप्सिन के जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं
ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहे हैं। मैं अगर आपको दोबारा से इसको दिखाऊं, आपने यहां पहले नोटिस करना है कि हमारे पास ये पेप्सिन इनएक्टिव है, ठीक है, इसका नाम देखो पेप्सिनोजिन लिखा आ रहा है। इस इनएक्टिव पेप्सिन को HCl आके एक्टिव कराएगा। ये देखो, ये ग्रीन डॉट जो है ये HCl है, HCl आया, उसने इसे एक्टिव किया। कैसे एक्टिव किया? इसमें से कुछ स्ट्रक्चर रिमूव किया, पेप्सिन एक्टिव हुआ, और पेप्सिन ने जाके क्या किया, ये बड़ी येलो कलर में आपके पास प्रोटीन है, पेप्सिन ने आके इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर दी, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल बना दिए। इसे हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि स्टमक के अंदर स्टार्ट की जाती है। सेकंड नंबर पे देखो, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपको याद हो, हमने पिछले SLO में जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को जोड़ के रखना। रिमेंबर, इसलिए आप इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हो, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को। अब स्टमक में हमने देख लिया है कि उसके अंदर 4 लेयर्स हैं, 4 तरह के टिश्यूज हैं। वो जो 4 लेयर्स हैं स्टमक की, और स्टमक के जो 4 टिश्यूज हैं, इन्हें आपस में किस चीज ने कनेक्ट करना है? कनेक्टिव टिश्यू ने। इसलिए हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू आपको सेकंड वाली लेयर सब म्यूकोजा में नजर आ रहे थे। ये देखो, सेकंड लेयर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं स्टमक के स्ट्रक्चर को। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द स्टमक, ठीक है। जब ये स्टमक के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो इससे उसका स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, उसकी शेप मेंटेन होती है। जो आपको स्टमक की शेप नजर आ रही है वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की वजह से है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू स्टमक के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं और वो उसकी शेप को मेंटेन करते हैं। और किस तरह से कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्टमक की जो 4 डिफरेंट लेयर्स हैं इन्हें आपस में जोड़ के रखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जब स्टमक लेयर्स को आपस में जोड़ के रखते हैं तो उससे स्टमक की शेप मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे आउटर लेयर है उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो जब कनेक्टिव टिश्यू स्टमक की सबसे बाहर वाली लेयर बनाते हैं तो वहां पे इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्टमक को बाहर से प्रोटेक्शन देना कनेक्टिव टिश्यू का काम है, क्योंकि ये स्टमक की सबसे बाहर वाली 4th लेयर बनाते हैं। ठीक हो गया। थर्ड पे आपके पास आते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो कि इनकी 3rd लेयर में थे। ये देखो, ये जो 3rd लेयर है मस्कुलर लेयर, ये बनी हुई है मसल टिश्यू की। अब मसल टिश्यू 2 तरह के हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूं बहुत सारी शक्लें जो हैं ये थोड़ी डाउन हो रही हैं क्योंकि बायो का लेक्चर डबल हो गया है। ये JTN वाले सुनते सुनते किसी दुनिया में गुम है, सेंट्रल कैंपस फातिमा वाले, तो जल्दी से इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, इतना जुल्म नहीं करते आप लोगों पे। ये सुन लो, इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3rd लेयर मस्कुलर लेयर है जो कि मसल टिश्यू की बनी है। अब मसल टिश्यू जो आप देखोगे ना यहां पे, वो 2 तरह से अरेंज है। एक आप देखते हो आपके पास मसल टिश्यू जो अंदर वाली साइड पे है ना स्टमक के, बच्चों ये ध्यान से सुनो, मसल टिश्यू जो स्टमक के अंदर वाली साइड पे है ये सर्कुलर अरेंज होते हैं, ठीक है। जो अंदर वाली साइड पे है ये इस तरह से सर्कुलर अरेंज होते हैं, और जो बाहर वाली साइड पे है ना ये आपके पास यूं अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मस्कुलर लेयर है ये आगे से 2 लेयर्स हैं। एक अंदर वाली लेयर है जिसके मसल टिश्यू सर्कल के अंदर अरेंज है, और एक बाहर वाली लेयर है जिसके टिश्यू लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। ये जो मसल के लेयर्स हैं 2, एक में वो सर्कुलर अरेंज है
और एक में वो लॉन्गिट्यूडनल रेंज है। ये वो मसल लेयर जब कंट्रैक्ट करती है ना, तो इसकी कंट्रैक्शन से क्या होता है, अंदर जो आपके पास फूड है ये मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। मैं क्वेश्चन लेता हूं फरहान स्कूल वालों से, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लूं। देखो, स्टमक के अंदर फूड है और साथ ही एपिथेलियल टिश्यू से आया हुआ गैस्ट्रिक जूस है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है हमने पढ़ा, इसके अंदर एक एंजाइम है पेप्सिन। रिमेंबर, पेप्सिन का काम है फूड को डाइजेस्ट करवाना, स्पेशली इस फूड में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करना। अब आप खुद देखो, जब आप ग्राइंडर लेते हो और ग्राइंडर के अंदर डिफरेंट चीजों को मिक्स करते हो तो आप ग्राइंडर को शेक कर रहे हो, या अगर आपने छोटे से ग्लास के अंदर पानी लिया और उसमें नमक या शुगर डाली है, उसे अच्छे से मिक्स करने के लिए आप ग्लास को शेक करते हो। जब आप ग्लास को शेक करते हो तो मिक्सिंग जल्दी हो जाती है। यही काम, यही लॉजिक स्टमक में भी अप्लाई होती है। स्टमक के अंदर फूड है, फूड को डाइजेस्ट करने वाला गैस्ट्रिक जूस है। अब आपने सिंपली इसको मिक्स करना है, और मिक्स कौन करेगा, स्टमक में मौजूद मसल्स। ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से अंदर फूड और गैस्ट्रिक जूस मिक्स होते हैं। जब वो मिक्स होते हैं तो उनकी डाइजेशन अच्छी होती है, जल्दी होती है। ठीक है, मसल्स टिश्यू का इतना काम है कि इनकी कंट्रैक्शन से गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है फूड के साथ, और जब गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ अच्छे से मिक्स होता है तो फूड की होती है ब्रेक डाउन। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टमक फूड की डाइजेशन करता है। देखो, हर टिश्यू लिंक है, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ रहा है, एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे हैं, मसल टिश्यू कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि इनकी कंट्रैक्शन से फूड और गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स हो और डाइजेशन हो। और लास्ट पे हमारे पास रहते हैं नर्वस टिश्यू। फरहान स्कूल सिस्टम बॉयज कैंपस, वेस्ट केनाल। और कुछ रह गया तो वो भी लिखो। सर वालेकुम अस्सलाम जी बच्चों। सर, जब हमारे स्टमक में जलन होती है तो वो भी HCl की वजह से होती है? बिल्कुल होती है। कौन कहता है शादी ब्याह पे ज्यादा खाया करो, थोड़ा खाया करो ना। ये जो स्कूल के फंक्शन पे, शादी ब्याह पे लालच होती है ना कि पैसे दिए अब ज्यादा ज्यादा खा लें, तो बेटा जी उसमें फिर स्टमक लिहाज नहीं करता। स्टमक ने अब उसको जब डाइजेस्ट करना है तो वो ज्यादा HCl रिलीज करता है। जब वो ज्यादा HCl रिलीज करता है, हम कहते हैं जी हमें तो तेजाबियत हो रही है, सीने में जलन हो रही है, फिर हमें 7 अप भी चाहिए होती है, फिर हमारा दिल नहीं भरता, फिर हम 7 अप के अंदर आइसक्रीम भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो पूरे करने हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। अब देखो लास्ट पे बच्चों, माइक म्यूट भी कर देते हैं। लास्ट पे आपके पास 4th टिश्यू रह गए हैं, JTN। जी बच्चों पूछें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने कहा कि स्टमक जो है वो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, बाकी चीजों की डाइजेशन कहाँ होती है फिर? वो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ग्रेड 10 में तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन चूंकि आप बच्चों का इंटरेस्ट होता है, बच्चों का वैसे ही मैं कहता हूं ये साइंटिस्ट होते हैं। आपके देखो डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। अब सुन लो, कई बच्चों के ज़हन में होगा या उनको इंटरेस्ट होगा कि हमारे फूड में लिपिड भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड भी है, तो स्टमक तो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे हैं, तो बाकी की डाइजेशन कैसे होगी? आपका फूड एंटर हुआ आपके माउथ में, आपने इसको चुबाया, और पता है यहां चुबा क्यों रहे होते हो? क्योंकि आपके माउथ में सलाइवा रिलीज होता है, उसमें एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट होती है, लेकिन हमारे माउथ में भी सिर्फ एक चीज की डाइजेशन होती है और वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब वो जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गए, लेकिन सारे नहीं होते, क्योंकि हमने ज्यादा खाना होता है, हम थोड़ा सा चबाते हैं और निकल जाते हैं ताकि अगला नवाला डालें। तो वो जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, चाहे थोड़ा सा हुआ। वो फूड आया स्टमक में, स्टमक में क्या हुआ?
अब वो जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुई है ना, स्टमक इसको नहीं छेड़ेगा। स्टमक कहेगा आप थोड़ी सी प्रोटीन की भी डाइजेशन करें, तो कुछ ना कुछ प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होगी, और अब वो स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, इसका काम होता है फूड की कंप्लीट डाइजेशन करवाना। आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड है, इन तमाम कंपोनेंट्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं इसकी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, फिर फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ चीजें वहां से एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। आप ग्रेड 10 के अंदर इसका पूरा चैप्टर पढ़ोगे डाइजेशन पे, और फिर ग्रेड 12 पे जो आपका नया करिकुलम आ रहा है, उसमें आप मजीद डिटेल से डाइजेशन को पढ़ोगे। किसी ने हैंड रेज किया था, दोबारा उसको लोअर कर दिया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नर्वस टिश्यू पे मैं आपको स्टॉप कर देता हूं, कल यहीं से पढ़ा लूंगा। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? एक्सक्यूज मी सर, हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी क्यों आती है? ये थोड़ा सा एक आप देख लो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक नहीं है, ठीक है? इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हिचकी वाला जो काम है, लेकिन इसका वो खाने पीने या सांस से ताल्लुक नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। कुछ जो मैंने पढ़ाया है यहां तक कोई क्वेश्चन हो? ये सारों को फिक्र पड़ गई है कि जब पार्टी पे, स्कूल पार्टी पे या खानों पे हम खाते हैं तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा होता है हम सर से भी पूछ लें। कोई क्वेश्चन? ओके है, आगे तक मैं नहीं जाऊंगा, हम सिर्फ सिमुलेशन को एक दफा देख लेते हैं, ठीक है? नर्वस सिस्टम कल मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, और यहां पे हमारा स्टमक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो, ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ से ही, ओरल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और यहां से फिर फूड आता है ये साइड में पड़े हुए स्टमक के पास। ये आपका स्टमक है जो आपके साइड पे पड़ा होता है। किस साइड पे पड़ा होता है ये आपने सोचना है। राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है? जरा यहां से देख के भी बताओ कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में, स्टमक राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे है? फिर नीचे आपके पास देखो इंटेस्टाइन है। ये जो इंटेस्टाइन है, यहां पे हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होगी, और आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से ये एब्जॉर्ब होगा। ये हमने देखा स्टमक के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। अंदर वाली लेयर म्यूकस में मेम्ब्रेन है, जिसका काम गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करना है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है, इसको HCl एक्टिव करेगा, और ये एक्टिव होके बड़े प्रोटीन पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स बनाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। असल में ना, हम स्टमक को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं पढ़ रहे, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। हम स्टमक को एज ए ऑर्गन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सेल पढ़ा है, टिश्यू पढ़ा है। अब हम ऑर्गन की एक एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। प्लांट से हमने एक एग्जाम्पल ली लीफ, और ह्यूमन से एक एग्जाम्पल ली स्टमक की। तो आपके SLOs इस तरह से अरेंज है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे अभी। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगला आपका मैथ का लेक्चर है, तब तक के लिए अल्लाह।